मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। लोग मुझे एक डिटेक्टिव के रूप में जानते हैं, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी केस फाइलों की गर्द में, गुमनाम सुरागों की तलाश में और लोगों की झूठी परतों को उतारने में गुजरती है। मैं इंसानों के झूठ को पढ़ना सीख चुका हूं और उस सच्चाई की तलाश करता हूं जो अक्सर अंधेरे के पर्दे में छुपी होती है। मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी केस ने मेरे भीतर कुछ बदल डाला, लेकिन जिस घटना की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, वो एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरे वजूद तक को हिलाकर रख दिया। ये कहानी उस रहस्यमय गांव की है जिसका नाम है कर्णपुर। एक ऐसा गांव जो नक्शों में शायद मौजूद था लेकिन दुनिया की नजरों से ओझल था। एक ऐसा गांव जहां दिन का उजाला भी डर के साए में कांपता था और रातें ऐसी चुप थीं कि जैसे खुद वक्त भी वहां थम जाता हो। जो मैंने वहां देखा, सुना, महसूस किया, वो सब कुछ इतना अजीब और अविश्वसनीय था कि अगर मैं खुद इसका हिस्सा न होता तो शायद यकीन करना मेरे लिए भी नामुमकिन होता। वो एक धीमी, उदास शाम थी, जैसे सूरज भी थककर आसमान के कोने में दुबक गया हो। मेरे ऑफिस के बाहर हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं और अंदर घड़ी की टिक टिक किसी सूने संगीत की तरह दीवारों पर गूंज रही थी। मैं अपनी पुरानी केस फाइलों में उलझा बैठा था, वही अधूरे केस, अनसुलझे सवाल, अधजले सुराग जो अब भी मेरी नींदें हराम करते थे। तभी दरवाजे पर एक ठंडी, सधी हुई दस्तक हुई जिसने मुझे वर्तमान में लौटा दिया। दरवाजा खुला और अंदर आया इंस्पेक्टर समर राठौड़। वो मेरा पुराना दोस्त था और दिल्ली पुलिस का वो अफसर जिसने कई बार मौत को आंखों में झांक कर देखा था। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, वो नॉर्मल केस की तरह नहीं आया था। उसका चेहरा तनाव में डूबा था, उसकी चाल धीमी थी और आंखों के नीचे वो थकान थी जो केवल डर या गहरा संदेह ही ला सकता है। वीर, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जरूरत है। मैंने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में झांका। बोलो समर, किसका खून हुआ है अब? उसने मेरी ओर एक फाइल बढ़ाई। अंदर एक आदमी की तस्वीर थी, उसके गले पर गहरा घाव था और आंखें खुली हुई थी, जैसे मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जो सामान्य इंसान सह न पाए। ये कर्णपुर का केस है, समर बोला। एक छोटा सा गांव जंगल के बीच बसा हुआ। वहां एक आदमी की हत्या हो गई है, पर गांव वाले कहते हैं उसने मरने से पहले एक साया देखा था। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन समर के चेहरे की गंभीरता देखकर मुस्कान खुद ब खुद ढह गई। समर, तुम जानते हो कि मुझे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद मुझे बुलाने आए हो तो बात वाकई में गंभीर है। समर की आंखों में हल्की झलक डर की थी, जो उसके जैसे बहादुर अफसर के चेहरे पर मैंने पहली बार देखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी बातों के लिए परेशान करूंगा, उसने कहा, लेकिन कुछ चीजें हमारे तर्क से परे हैं और मुझे भरोसा है कि अगर कोई इस केस की तह तक जा सकता है तो वो तुम ही हो। अगली सुबह जब शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और आसमान पर बादल गर्दिश में थे, हम दोनों, मैं और समर, दिल्ली से कर्णपुर की ओर रवाना हुए। समर की जीप पुरानी लेकिन मजबूत थी, जैसे खुद कई रहस्यों को समेटे चल रही हो। जैसे जैसे हम शहर की सीमाओं को पार करते गए, सड़कों पर हलचल कम होती गई और प्रकृति का रहस्यमय चेहरा खुलने लगा। हमारे सामने फैला था घना, अनजाना और रहस्यों से भरा जंगल। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ हमारे रास्ते के दोनों ओर कतार में खड़े थे, जैसे गवाह बनना चाहते हों उस कहानी के जो अभी शुरू होने वाली थी। हवा में नमी थी और हर तरफ से आती आवाजें, कभी किसी पंछी की चीख तो कभी दूर से आती कोई टूटी सी हंसी, मन में अजीब सी बेचैनी भर रही थी। वीर, तुमने कभी ऐसा गांव देखा है जहां लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरें? समर ने ड्राइव करते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। ऐसे गांव सिर्फ डर की कहानियों में होते हैं, पर लगता है आज हम उसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कर्णपुर पहुंचते ही हमें गांव के सरपंच से मिलवाया गया। नाम था गंगाराम चौधरी। उम्र 60 के पार, लेकिन चेहरे पर गहराई थी। उन्होंने कहा, साहब, हम पहले भी डरते थे, लेकिन अब जो हुआ है उसने हमारी रूह तक कंपा दी है। शंभू नाम था उसका। खेत में अकेला काम कर रहा था। रात को उसकी चीखें सुनी गईं और सुबह उसकी लाश मिली।
मैंने पूछा, लाश किस हालत में थी? आंखें खुली हुई, जैसे मरने से पहले कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे वो मरने से पहले मर चुका हो। समर ने फाइल में से एक तस्वीर निकाली, शंभू की लाश की। तस्वीर देखकर मेरा मन कांप गया। उसका चेहरा बेजान नहीं था, उसमें डर जमा हुआ था। एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने कुछ अजीब देखा था उस रात? एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने देखा था। एक काली छाया हवा में तैरती हुई। वो इंसान नहीं थी, उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो देख रही थी, जैसे सब कुछ देख रही हो। अगली सुबह मैं और समर उस खेत में गए जहां शंभू की लाश मिली थी। सुबह की धूप अब भी पेड़ों के पीछे से ही झांक रही थी और खेत में सन्नाटा पसरा हुआ था। मिट्टी सख्त थी, लेकिन एक कोने में हमें कुछ असामान्य निशान दिखे, गड्ढे जैसे कोई भारी चीज वहां रखी गई हो या कोई जानवर मिट्टी को नोच कर भागा हो। ये कदमों के निशान नहीं हैं, मैंने कहा, या तो कोई अजीब किस्म का जानवर है या कोई इंसान जिसने अपने कदम मिटाने की पूरी कोशिश की है। समर ने एक थैला खोला और फोरेंसिक किट निकाली। मैं नमूने लूंगा। पर अर्जुन, ये केस वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहां हर कोई कुछ छुपा रहा है। मैंने खेत के एक कोने में खड़े होकर आंखें बंद की। हवा में एक अजीब खामोशी थी। ऐसा लगा जैसे कुछ हमें देख रहा हो, जैसे कोई हमारे पीछे छिपा हुआ हो, परछाई बनकर। जैसे जैसे हम जांच में आगे बढ़ते गए, गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। एक रात जब हम गांव में ही रुके थे, मुझे एक अजीब सपना आया। एक काली छाया जो मेरे पास आ रही थी और उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रही थी। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। समर भी जाग गया था। उसने कहा, तुम भी सपना देख रहे थे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वही साया। हम दोनों समझ गए थे कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था। गांव की सीमा पार करते ही हवा का रुख बदल गया था। जो गर्मी और उमस हम दिल्ली से लाते थे, वो अचानक ठंडी और भारी सी हो गई थी। कर्णपुर का रास्ता सुनसान और जंगली था, जैसे समय यहाँ बहुत पीछे छूट गया हो। रास्ते में हमें न कोई आदमी मिला, न कोई आवाज, सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट, सूखे पत्तों की चमराहट और हर कुछ मिनटों में दूर कहीं से आती एक रहस्यमयी सी सीटी, जैसे जंगल खुद किसी को बुला रहा हो। गांव की पहली झलक ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। लकड़ी के मकान, टूटी फूस की छतें और हर घर के दरवाजे पर टंगे नींबू मिर्च के गुच्छे, जैसे हर कोई कुछ बुरा रोकना चाहता हो। लोग खामोश थे। हमारी जीप रुकते ही सबकी आंखें हम पर टिक गईं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरों पर वो डर साफ था जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से झलकता है। समर ने गाड़ी से उतरकर मुझसे धीमे स्वर में कहा, गांव वाले बाहरी लोगों से बात नहीं करते। इन्हें लगता है कि कोई साया यहाँ घूम रहा है और जो भी उसे देखता है मर जाता है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। साया? चलो इस भूत से भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन दिल की गहराई में एक असहज बेचैनी थी। ये गांव कुछ कह रहा था, बस वो जुबान हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हम सीधे मृतक रघुनाथ तिवारी के घर पहुंचे। घर पूरी तरह सूना था। दरवाजे पर अब भी पुलिस की सील थी। समर ने दस्ताने पहने और मुझे इशारा किया। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक हल्की सड़न की बू अब भी थी, पर उससे ज्यादा जो चीज परेशान कर रही थी वो था कमरे की दीवार पर बना एक अजीब सा निशान। यह कोई सामान्य निशान नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी जानवर के पंजे हों, पर इंसानी आकार के। 4 लंबी लकीरें जो दीवार पर खरोंच की तरह उभरी थीं। कमरे में कोई खून के छींटे नहीं थे, बस मृतक की जगह फर्श पर हल्का गाढ़ा धब्बा और उसके सामने रखी खुली आंखों वाली तस्वीर, आंखें जो मौत को देख चुकी थी। मैं नीचे झुककर निशानों को देख ही रहा था कि समर ने कहा, गांव वाले कहते हैं रघुनाथ ने मरने से 1 दिन पहले कहा था वो अब मेरे पास आ रहा है। वो जंगल से आता है। मैंने सिर उठाया और बुदबुदाया, वो कौन?
हम गांव के किनारे बने पुराने सरकारी विश्राम गृह में रुके थे, जहां बिजली अक्सर नहीं आती थी और फोन नेटवर्क गांव की सीमा पर ही दम तोड़ देता था। रात के खाने के बाद हम दोनों नक्शा लेकर बैठे थे। जंगल 3 तरफ से गांव को घेरे हुए था, चौथी ओर पहाड़ी रास्ता था जो कहीं एक पुरानी खान की ओर जाता था। इस गांव का अतीत कुछ छुपा रहा है, मैंने कहा। रघुनाथ की मौत आकस्मिक नहीं थी, और ये निशान, ये किसी मानव द्वारा नहीं बनाए जा सकते। समर ने सिर हिलाया। मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाई है, लेकिन इसमें और कुछ है वीर। गांव की बुजुर्ग महिला जमीला बाई कहती है कि ये पहली मौत नहीं थी। पिछले 3 सालों में 5 लोग ऐसे ही मरे हैं, एक एक कर, और हर बार मौत से पहले उन्होंने किसी साए की बात की थी। मैंने गहरी सांस ली। तो हमें जमीला बाई से मिलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें जंगल जाना था। अगली सुबह हम जल्दी उठे और गांव के उत्तर दिशा वाले रास्ते पर निकले। वो जंगल जहां से साया आता था, बाघोटा वन। स्थानीय लोग उस ओर कभी नहीं जाते। कहते हैं वहां पेड़ चलते हैं, परछाइयां बदलती हैं, और जो एक बार गया कभी वापस नहीं आया। हमारी बंदूकें तैयार थीं, कैमरा और नक्शा साथ में। जैसे जैसे हम जंगल में गहराते गए, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। घना जंगल था, पर हवा भी जैसे वहां खुली हुई नहीं थी। सिर्फ एक अजीब सी घुटन, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक समर ने रुककर मेरी बाह पकड़ी। वीर सुनो। हम दोनों रुक गए, और फिर एक हल्की हंसी की आवाज, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, पर उस आवाज में मानवता नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ बोले, हाथ में टॉर्च थामी और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर हमें वो जगह मिली जहां मिट्टी पर ताजे पंजों के निशान थे, लेकिन ये निशान किसी भालू या बाघ के नहीं थे। ये 3 पंजों वाले थे, और इंसानी आकार से बड़े। ये क्या है? समर की आवाज कांप गई, और तभी झाड़ियों में कुछ सरसराया। हमने टॉर्च उस ओर घुमाई, कुछ नहीं था। फिर एक झलक, एक परछाई, सफेद आंखें और लंबा शरीर, पर वो सिर्फ एक पल थी, और वो गायब। हम वापस भागे नहीं, हम रुके, खड़े रहे, टॉर्च चारों ओर घुमा रहे थे, पर जंगल अब और गहरा हो चुका था। परछाई फिर दिखी, इस बार ज्यादा पास। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और क्लिक किया, लेकिन फ्लैश के बाद कुछ नहीं था। हम दौड़ते हुए वापस गांव की ओर लौटे। रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया था, लेकिन समर का कंपास मदद कर रहा था। जब हम गांव लौटे तो रात हो चुकी थी। गांव वाले दरवाजों के अंदर बंद थे, और हवाओं में फिर वही सीटी गूंज रही थी, वही जो पहले दिन सुनी थी। मैंने कमरे में आकर कैमरा निकाला और उस पर क्लिक की गई तस्वीर देखी। जो तस्वीर में था, वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। एक परछाई, लंबी, झुकी हुई, जिसकी आंखें सफेद और गहरी थी। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे उग रहा था, और जंगल की घनी छाव से छनकर उसकी किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, और जंगली पौधों से उठती हुई घनी धुंध अभी भी सर्दी का एहसास दिला रही थी। दिन के इस पहले पहर में सब कुछ शांत था, जैसे खुद जंगल भी किसी गहरी सोच में डूबा हो। मैं और समर अब जमीला बाई से मिलने के लिए चल पड़े थे। जमीला बाई, जो इस गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी, उसे लोग जीवित किताब कहते थे। ये नाम उसे उसकी उम्र और अद्भुत ज्ञान के कारण मिला था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसे हर गांव वाला सम्मान देता था, और उससे मिलने के लिए हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसकी आंखें जैसे जीवन के कई राज जानती थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती थी, जो उसकी पूरी जिंदगी के अनुभवों को बयां करती थी। जमीला बाई की झोंपड़ी से निकलने वाली धुआं, उड़ी हुई चाय की खुशबू और जलती लकड़ी के धुएं से वातावरण में कुछ अलग सा था। हम जब उसके पास पहुंचे तो उसे हमसे पहले ही हमारी उपस्थिति का आभास हो चुका था। उसकी आंखें हमारी ओर थी, और उसने बिना किसी घबराहट के कहा, तुम दोनों यहाँ आए हो, और तुम जानते हो कि क्यों आए हो, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं है। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा,
क्या देखी है आपने, बाई जी? क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? उसने मुझे ध्यान से देखा और फिर बोला, तुम्हारे साथ अब एक साया चल रहा है और वो साया तुम्हारे रास्ते का पीछा करेगा। वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि हर उस शख्स को खत्म करने पर तुला है जो जंगल के उस रहस्यमय खजाने से जुड़ा है, जिस खजाने से तुम्हारा संबंध है। तुम जाओ, लेकिन जान लो, ये साया तुम्हारी जान का पीछा करेगा और उसके बाद वो और भी कई जीवन लील जाएगा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को एक ठंडी सिहरन दी। हम दोनों, समर और मैं, एक दूसरे को देखे और हमें समझ में आ गया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह कितना खतरनाक हो सकता है। सर्द हवाओं के बीच रात का समय अब पूरी तरह से जकड़ चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के घने पत्तों के बीच से छनकर हमें रास्ता दिखा रही थी। हमने सोचा कि हम जल्द से जल्द उस खजाने तक पहुंचकर इस रहस्य का हल निकाल लें, लेकिन हम जितना जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे उतनी ही रहस्यमय घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। अगली सुबह गांव में एक और शौक देने वाली घटना घटी। मोहित, जो रघुनाथ तिवारी के बेटे का करीबी दोस्त था, वह एक अजीब और डरावनी हालत में मृत पाया गया। उसके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी घाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और गले पर वही 4 खरोंचें थीं जो हमने पहले रघुनाथ तिवारी की लाश पर देखी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में मिट्टी के छोटे छोटे दाने थे, जैसे उसने मरने से पहले जमीन को कसकर पकड़ लिया हो। उसकी मुट्ठी में कुछ था, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो पाया कि उसमें सिर्फ एक कागज था। उस कागज पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो अब भी मेरी आंखों में ताजे थे। वह शब्द थे, अभी और बाकी हैं। समर और मैं स्तब्ध थे। क्या यह वही कागज था जो उस साया ने छोड़ा था, या फिर कुछ और था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए थे? समर ने अपना फोन निकाला और प्रधान को सूचित किया, जबकि मैंने मोहित के शरीर के पास जाकर उसे ठीक से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह मरने से पहले किसी को देख रहा हो। मुझे लगता था कि वह किसी के द्वारा बहुत करीब से पीछा किया जा रहा था और अंत में उसकी जान उसी साया के हाथों गई थी। अब समय आ चुका था कि हम उस जंगल में उतरें जिसका हमसे और इस केस से गहरा संबंध था। समर और मैंने अपना सामान तैयार किया, कुछ जरूरी उपकरण जैसे कि टॉर्च, कैमरे और कुछ बंदूकें भी लीं, क्योंकि हमें ये जंगल न सिर्फ एक खजाने का बल्कि एक खतरनाक शत्रु का भी घर लग रहा था। रात के समय जैसे जैसे हम जंगल में और भीतर जाते गए, सब कुछ अजीब सा लगने लगा। पेड़, पौधे और उन पर लटकते काई के घने जाले जैसे हमें किसी अन्य दुनिया में खींच रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। हम चुपचाप आगे बढ़ते गए, जैसे डर को खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रहे हों। हमारे रास्ते में एक पुरानी रेलवे लाइन का हिस्सा आया जो अब पूरी तरह से जंग खा चुका था। एक और अजीब सी बात यह थी कि यहाँ कुछ पुरानी खदानों के ढेर पड़े हुए थे जो कहीं से भी खजाना निकालने के लिए खोदी गई थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खंडहर और पुरानी चीजें। हम जैसे ही खदान तक पहुंचे, एक विचित्र दृश्य ने हमारा ध्यान खींचा। दीवारों पर आदिवासी चित्र बने हुए थे और उन चित्रों में कुछ लोग जमीन के नीचे से खजाने की तलाश कर रहे थे। उस खजाने की परछाई ने हमें और भी अधिक परेशान किया। यही वह जगह थी जहां कुछ अनहोनी घटनाओं का संकेत था। जैसे ही हम खान के भीतर गए, हमें वहां सिर्फ टूटी हुई रेल पटरियां और बिखरे हुए पुराने खनन उपकरण दिखाई दिए। हर दिशा में काले धब्बे और उन पर लकीरों के निशान थे, जो इस बात का संकेत थे कि इस स्थान पर कोई कुछ तो बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा था। हमने दीवारों को ध्यान से देखा और वहां हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक आदिवासी चित्र था जिसमें एक आदमी खजाने के पास खड़ा था और पीछे एक काली छाया खड़ी थी। उस छाया की आंखों में एक ज्वाला सी जल रही थी, जो इस बात का संकेत था कि वह इंसान नहीं बल्कि कुछ और था। हमने इसके बाद और गहरे उतरने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही हम एक और कोने में पहुंचे, हमें वहां वही खून से लिखा हुआ एक और संदेश मिला, अब बारी तुम्हारी है। हम जब गांव वापस लौटे तो एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और प्रधान भी भयभीत नजर आ रहे थे। शाम होते होते जमीला बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बेहोश हो गई और उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आ रही थी।
क्या ये संकेत थे कि उस साये ने फिर से हमला किया था? लेकिन उससे पहले मेरे पास समर का फोन आया। वीर, प्रधान स्कूल में जल गया है और वहां एक और लाश पाई गई है। खून से दीवार पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। वो रात मेरे लिए अब तक की सबसे भयावह रातों में से एक थी। हर एक पल में ऐसा लगता था कि जैसे कोई साया हमारी जान का पीछा कर रहा हो, और मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि उस साये का हमें ढूंढने के लिए जंगल में एक मकसद था। अब यह सिर्फ एक साधारण मर्डर केस नहीं था। यह कुछ और था जो हम दोनों, समर और मैं, अब तक समझ नहीं पाए थे। उस रात की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और उसके बीच में बिखरे हुए रघुनाथ तिवारी और मोहित के खून से सने चित्र हमें और भी डराए जा रहे थे। हमने एक बार फिर से जमीला बाई के शब्दों को याद किया, जिसमें उसने हमें चेतावनी दी थी कि साया तुम्हारे पीछे है। उस वक्त हमें यह शब्द सिर्फ एक भूतिया कहानी जैसी लगी थी, लेकिन अब यह शब्द हमें सच में डराने लगे थे। वीर, हमें कुछ करना होगा। इस जंगल का रहस्य अब हमारी जान के लिए खतरे का कारण बन चुका है, समर ने कहा। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था और आवाज में एक हल्की सी कांप थी। हम वापस नहीं लौट सकते। अब हम इस खजाने के रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे, मैंने समर से कहा। रात का अंधेरा अब और घना हो चुका था। हम दोनों उस बुरी किस्मत के बारे में सोचते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जंगल का सन्नाटा और हवा में हल्की सी सिहरन हमें अंदर तक डरा रही थी। सुबह तक हमें एक नया खतरा सामने आया। प्रधान का स्कूल पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह आग कैसे लगी, लेकिन उस आग के पीछे भी कुछ और ही था। घटनास्थल पर हमें प्रधान की लाश मिली और खून से दीवार पर वही शब्द लिखे हुए थे, अब बारी तुम्हारी है। यह शब्द अब हमें डराने के बजाय हमें चुनौती दे रहे थे। जैसे ही हमने स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की, हमें चारों ओर से अनजान आवाजें सुनाई दी जो हमारे कदमों के साथ मिलकर गूंज रही थी। क्या तुम महसूस कर रहे हो? यह कोई आम घटना नहीं है, वीर, समर ने कहा। मैं जानता हूं, समर। यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है, मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। हमने प्रधान की लाश के पास से कुछ पेपर खोजे जिन पर रहस्यमय चित्र और शब्द लिखे हुए थे। उन पेपरों से हमें यह समझ में आया कि यह सब कुछ केवल खजाने से जुड़ा था। हर व्यक्ति जो इस रहस्य से जुड़ा था, उसे धीरे धीरे मारा जा रहा था। हमने अब निर्णय लिया था कि हमें इस खजाने को ढूंढने के लिए उस जंगली इलाके के गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां से हर कोई लौटकर नहीं आता था। समर और मैं अब एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और हमें लगा कि अगर हमने अब भी पीछे हटने का सोचा, तो हम भी अगले निशाने पर होंगे। जैसे ही हम गहरे जंगल में पहुंचे, हमें वहां एक अजीब सा एहसास होने लगा। यह जंगल हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और शक्तिशाली था। यहाँ का हर पेड़, हर शाखा हमें घेरने की कोशिश कर रही थी। हवा में जैसे कोई अनहोनी घटित होने वाली थी। हम उस स्थान तक पहुंचे जहां एक पुराना मंदिर था और उसके पास एक पुराना समाधि स्थल था। मंदिर के अंदर जाने पर हमें कुछ और अजीब चीजें दिखाई दी। दीवारों पर पुराने मंत्रों के चित्र बने हुए थे और वहां एक खजाने की ओर इशारा करता हुआ चित्र था। चित्र के अंदर एक काली छाया खड़ी थी और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। समर, यह वही जगह है जहां हमें खजाना मिलेगा, लेकिन साथ ही यह वही जगह है जहां हमें उस साये का सामना करना पड़ेगा, मैंने समर से कहा। समर ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो, वीर। यह जगह अब तक की सबसे खतरनाक जगह है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, हमें वहां एक पुराना संदूक मिला जो खजाने से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने उस संदूक को खोला, अचानक एक तेज और डरावनी आवाज आई। पूरी जगह हिलने लगी और उस संदूक से बाहर निकलते ही एक काली धुनाधार आकृति ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। यह वही साया है, समर चिल्लाया। मैंने भागते हुए कहा, बिल्कुल, यह वही साया है जो हमसे खजाने को लेकर बदला लेने आया है। जैसे जैसे हम मंदिर से बाहर निकले, वह काली आकृति हमारे पीछे आ रही थी। हमें लगा कि हम अब भी उस साया से बचने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वह साया दिन प्रतिदिन हमारे लिए और भी खतरनाक होता जा रहा था। साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा और उसकी आंखों में जलती हुई आग हमें सीधे तौर पर घेरने लगी।
वह हमारे करीब आ रहा था, जैसे हमें खत्म करने के लिए ही वह यहाँ आया हो। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं था। हमें किसी भी कीमत पर उस साए का सामना करना था। जैसे ही हम मंदिर के बाहर पहुंचे, हम देख पाए कि उस साया के साथ एक और व्यक्ति था, जमीला बाई। जमीला बाई? मैंने चौंक कर पूछा। जमीला बाई ने हमें गंभीरता से देखा और कहा, मैं वही हूँ जो तुम सबको इस रहस्य से बाहर निकाल सकता हूँ। इस खजाने को छुपाने का कारण कुछ और था, वीर। तुम सिर्फ खजाने का पीछा कर रहे हो, लेकिन असली खजाना तो यह आत्मा है जो तुम्हारी जान को निगलने के लिए तैयार है। अब हमें समझ में आ गया था कि यह साया कोई और नहीं बल्कि खुद जंगल की आत्मा थी, जो खजाने को अपनी शक्ति बनाने के लिए हर किसी को मार डालने पर तुली हुई थी। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? समर ने पूछा। तुम्हें इस जंगल के दिल में जाकर उस आत्मा से सामना करना होगा। वहां से तुम या तो इसे खत्म कर सकोगे या फिर तुम भी साया बन जाओगे। जमीला बाई का चेहरा अब किसी भूतिया आकृति की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो हम पहले महसूस कर चुके थे, और उसकी बातों में अब कोई भी नरमी नहीं थी। उसने हमसे सीधे कहा, तुम दोनों को ये खजाना नहीं मिलेगा। जंगल की आत्मा का क्रोध तुम्हें सजा देगा। तुम्हारा क्या मतलब है, जमीला? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। तुम हमें क्यों रोक रही हो? वो एक कुटिल हंसी और फिर बोली, तुम दोनों तो सिर्फ खजाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि वह खजाना क्या है। यह केवल सोने या चांदी का ढेर नहीं है, यह जंगल की आत्मा का अस्तित्व है। मुझे अब कुछ समझ में आ रहा था। जंगल में जो कुछ भी हो रहा था वह खजाने से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण खजाना नहीं था। यह एक प्राचीन शक्ति थी जो इस जंगल की आत्मा को जागृत कर चुकी थी। जमीला बाई की हंसी में एक गहरी दहशत छिपी थी, और मुझे यह महसूस हुआ कि हम केवल शिकार नहीं बल्कि शिकार बनने की प्रक्रिया में थे। समर, तुम तैयार हो? मैंने समर से पूछा। मेरा गला अब सूख चुका था और आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। समर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते, वीर। हमें इस जंगल के रहस्य को खत्म करना होगा। जैसे ही हम उस अंधेरे मंदिर के अंदर कदम रखते, चारों ओर खामोशी छा गई। मैं महसूस कर सकता था कि यह खामोशी कुछ बड़ा घटित होने वाली है। हवा में एक हल्का झंकार था, जैसे कोई अपनी गहरी सांसों को खींच रहा हो। अचानक वहां एक तेज हवा का झोंका आया और हमारी आंखों के सामने वही काली आकृति उभरी जो पहले हमने देखी थी। तुम आ गए हो, मेरे शिकार, वह गहरी भयानक आवाज गूंज उठी। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक प्राचीन शक्ति थी जो सदियों से इस जंगल में वास करती थी। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस आत्मा की तरफ बढ़ने का साहस जुटाया। समर ने अपनी बंदूक की ओर इशारा किया, लेकिन मैं उसे रोकते हुए बोला, हमारे पास बंदूक नहीं, केवल हमारी समझ और हिम्मत ही है। जैसे ही हम एक कदम और बढ़े, वह काली आकृति हमारे सामने आ गई। उसकी आंखों में ज्वाला की तरह आग जल रही थी और उसके चारों ओर एक काला धुआं घिर चुका था। उसकी आवाज ने हमारे दिलों में डर भर दिया। तुम मेरे खेल में शामिल हुए हो, अब तुम दोनों का अंत तय है। तुम कौन हो? समर ने चिल्लाया, क्या चाहते हो तुम? आत्मा ने एक कदम और बढ़ाया और कहा, मैं जंगल की आत्मा हूं जो इस खजाने की रक्षा करती है। जो कोई भी इसे छेड़ेगा उसे मैं अपने अंत में डुबो दूंगी। तुम दोनों ने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम दोनों को मेरी चुप्पी का भागीदार बनना होगा। उसकी बातें समझने में हमें देर नहीं लगी। यह सिर्फ खजाना नहीं था, यह उस जंगल की आत्मा थी जो कई सालों से इस भूमि में बसी हुई थी। खजाना उसे अपनी शक्ति देने के रूप में था, और जो भी उसके रास्ते में आता उसे वह खत्म कर देती थी। तो यह खजाना कोई सोने का ढेर नहीं था? मैंने चुपचाप पूछा। नहीं, आत्मा ने एक जोरदार आवाज में कहा, यह केवल शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था जो मुझे इस जंगल पर राज करने की शक्ति देता है। अब हम समझ गए थे कि यह कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि यह जंगल की आत्मा की शक्ति थी और हमें इसे नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हम दोनों अपने कदमों को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। समर, हमें इस आत्मा को किसी तरह हराना होगा, मैंने कहा। अगर हम इसे नहीं हराए तो यह जंगल हमारी जान ले लेगा।
समर ने गंभीरता से सिर झुका लिया। वीर, हमें हर हाल में इसे हराना होगा। हम दोनों ने एक साथ खजाने के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसके पास कदम बढ़ाया, एक अजीब सी ताकत ने हमें पीछे खींच लिया। वह शक्ति इतनी मजबूत थी कि हम दोनों अपने कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गए। हमारी परेशानियों में और भी इजाफा हुआ जब जमीला बाई की कुटिल हंसी गूंजने लगी। उसने हमें घेर लिया और कहा, अब तुम दोनों मेरी पूरी योजनाओं का हिस्सा हो, वीर और समर। तुम दोनों को इसी जंगल में घेर कर मैं तुम्हारी आत्माओं को अपनी शक्ति बना लूंगी। तुम नहीं जान पाओगे कि तुम कहाँ हो और कब तक जीवित रहोगे। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, मैंने कहा, और समर ने मेरी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जमीला बाई की हंसी बंद नहीं हो रही थी। तुम दोनों ने इस जंगल के रहस्य को चुनौती दी, अब यह रहस्य तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। हम दोनों ने अब फैसला किया कि हमें कुछ बड़ा करना होगा। इस आत्मा से मुकाबला करने का कोई और तरीका नहीं था, हमें उसकी शक्ति को चुनौती देनी थी। यह हिस्सा किसी काले तूफान के आगमन जैसा था। जंगल का वातावरण घना और घबराहट से भरा हुआ था। हर कदम जैसे मौत के करीब ले जाता था। समर और मैंने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में एक गहरी समझ थी। हम इस आत्मा को हर हाल में हराना चाहते थे, लेकिन इस जंगल की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि हमारा हर कदम उसे और मजबूत कर रहा था। वीर, यह काफी नहीं होगा, हमें कुछ और करना होगा, समर ने गंभीर स्वर में कहा। सही कह रहे हो, समर। हम किसी तरीके से इस आत्मा को हराना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सीधे तौर पर इसका सामना करते हैं, तो शायद यह हमें पूरी तरह से खत्म कर दे। हमें एक योजना बनानी होगी, कुछ ऐसा जो उसकी शक्तियों को चुनौती दे सके, मैंने कहा, और मेरी आंखों में दृढ़ता का इशारा था। हमने ठान लिया कि हमें जमीला बाई के रहस्य को समझकर इस आत्मा को हराना होगा। हम समझ गए थे कि अगर हम इस आत्मा की शक्ति को कमजोर नहीं कर पाए, तो हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अब जमीला बाई का चेहरा हमारे सामने था। उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी और वह हमारी हर चाल पर हंस रही थी। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, तुम मेरे जाल में फंसे हो और अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उसकी आंखों में देखा। एक अजीब सी चमक थी जो उसकी कुटिलता को और भी प्रकट कर रही थी। क्या तुम हमें यह बताओगी कि यह खजाना और आत्मा के बीच क्या संबंध है? मैंने धीरे से पूछा। जमीला बाई ने फिर से एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो, वीर? तुम मुझे चुनौती देने का हौसला रखते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। यह खजाना केवल धन नहीं था, यह जंगल की आत्मा का प्रतीक था और मैं इस शक्ति की संरक्षक थी। जब तुमने इस जंगल में प्रवेश किया, तो तुमने इसे चुनौती दी। अब तुम दोनों को वही भुगतना होगा जो इस जंगल के साथ करने वाले सभी लोगों ने भुगता। यह सुनकर हमारे मन में और भी सवाल उठे। अब यह स्पष्ट था कि इस जंगल की आत्मा और खजाना एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जमीला बाई उस शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन एक सवाल फिर भी अनुत्तरित था, यह खजाना था कहाँ और इस शक्ति को कैसे नष्ट किया जा सकता था? जमीला बाई के शब्दों ने हमारे दिलों में डर भर दिया, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। हम दोनों ने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब हमारी एक ही कोशिश थी, उस जंगल की आत्मा को हराना। समर ने एक बार फिर अपनी बंदूक को कस लिया, जबकि मैंने अपनी ध्यान की शक्ति का उपयोग करने की सोची। जैसे ही हम आगे बढ़े, जंगल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा से घिरते हुए एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों क्यों आए हो? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह आवाज जंगल की आत्मा की थी। एक भयानक शक्ति महसूस हो रही थी और हम दोनों जानते थे कि अब हमें अपनी पूरी ताकत और समझ का उपयोग करना था। समर ने मेरे पास आकर कहा, वीर, क्या हमें इसे और भी जटिल बनाना होगा? हमें बस इस आत्मा के कमजोर बिंदु को ढूंढना होगा, मैंने कहा। अगर हम उसका रहस्य सुलझा पाए, तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। हम दोनों के मन में एक ही विचार था, इस आत्मा को हराना, लेकिन यह बात हम जानते थे कि अगर हम असफल हुए, तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। जमीला बाई हमारे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में अब एक घातक चमक थी। तुम दोनों ने जितनी भी कोशिशें की, वह व्यर्थ ही थी। अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती, जमीला। हम तुम्हारी शक्ति से नहीं डरते। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक जमीला बाई का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में पहले जैसी कुटिलता नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। यह डर था, शंका थी। उसकी आंखों से एक अजीब सी डरावनी भावना झलकने लगी और उसकी आवाज में भी अब वह खौफ था जो पहले नहीं था। तुम दोनों को क्या करना चाहिए था? तुम मेरे खेल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। फिर से वही काला धुआं घेरने लगा और हम दोनों उसी जाल में फंसने लगे। जमीला बाई की शक्ति अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी और हम दोनों के लिए इस खेल में बने रहना कठिन हो रहा था। समर, हमें इस जंगल की आत्मा को हराने के लिए कुछ और करना होगा, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हमें उस खजाने के असली रहस्य तक पहुंचना होगा। समर ने हाँ में सिर हिलाया और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, हम इससे बाहर निकलेंगे, वीर। अब नहीं रुकेंगे। हम दोनों ने जमीला बाई की शक्ति को नष्ट करने का एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन क्या हम सफल होंगे? यह सवाल अब भी हमारे मन में था। जंगल की हवा और भी सख्त हो गई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक अजीब सा सन्नाटा हमारे चारों ओर फैलने लगा। समर और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में एक गहरी चिंतित भावना थी, जैसे हम दोनों किसी गहरे संकट के सामने खड़े हों। हम जिस रास्ते से चल रहे थे वह और भी घना होता जा रहा था और हमें अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। वीर, यह सब कितना भयानक हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। समर की आवाज में घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे शांत किया। समर, हमें डरने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी थोड़ा डर था, क्योंकि हम जिस शक्तिशाली आत्मा का सामना कर रहे थे, उसकी ताकत हम दोनों के काबू से बाहर थी। तभी अचानक जंगल के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। हमारी आंखों के सामने एक काले बादल की तरह धुआं उठने लगा और उसकी दिशा हमारी ओर थी। यह वही आत्मा थी जिसे हम हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयंकर था। तुम दोनों अब कुछ नहीं कर सकते, अचानक जमीला बाई की आवाज हमारे कानों में गूंजी। वह हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप डरावना था। उसकी आंखों में एक ताजगी और ताकत का एहसास था, जैसे वह अब और भी शक्तिशाली हो गई हो। जमीला, हम तुम्हारी ताकत को नहीं मानते और न ही तुम हमें डरा सकती हो, समर ने कड़ी आवाज में कहा। लेकिन जमीला बाई ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ हमारी ओर देखा और बोली, तुम दोनों के भीतर एक अद्भुत साहस है, लेकिन तुम इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। जंगल की आत्मा के साथ मेरा संबंध अनमोल है। तुम दोनों अपनी जान से खेल रहे हो और जब तुम्हें इसका एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम क्या चाहती हो? मैंने क्रोध में आकर पूछा। तुम जानना चाहते हो, वीर? जमीला ने कहा, यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक द्वार जो बुराई के संसार में खोला जाता है। यह सिर्फ खजाना नहीं है, बल्कि यह बुरे आत्माओं का आवास है। और यह खजाना जो तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे लिए मौत का एक जाल बन चुका है। जमीला बाई की बातों ने हमारे मन में और भी अधिक उलझन पैदा कर दी। अब यह साफ था कि जो कुछ भी हम ढूंढ रहे थे, वह सिर्फ एक छलावा था जो हमारे और इस जंगल के बीच के अंतर को और भी गहरा कर रहा था। हमने जैसे ही आगे बढ़ने का फैसला किया, अचानक हमारे चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। एक ठंडी हवा ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया और अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। समर और मैंने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, जैसे हमें महसूस हो रहा हो कि अगर हम अभी रुकते हैं तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। यह जंगल, यह हमसे कुछ छिपा रहा है, मैंने कहा। हाँ वीर, और वह कुछ शायद हमारी जान लेने वाला हो, समर ने शंका जताई। हमने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। अचानक जंगल के बीचों बीच एक चमकदार रूप दिखने लगा। वह कोई आत्मा थी, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था, वह हमें और भी घबराहट में डाल रहा था। इस बार हम समझ गए थे कि यह एक बहुत ही पुराना और खतरनाक खेल था, जिसमें हर कदम पर मौत हमें ललचा रही थी।
तुम दोनों अब हमारी जाल में फंस चुके हो, वही आवाज फिर से गूंजी। यह आवाज अब और भी भयानक और कुटिल हो गई थी। हम दोनों के दिलों में अब कोई संकोच नहीं था। हम अब सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, जंगल की आत्मा को नष्ट करना और अपने रास्ते को साफ करना। लेकिन हमें यह समझ में आ चुका था कि यह संघर्ष जितना हम सोच रहे थे, उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। वीर, अगर हम इसे नष्ट नहीं कर पाए तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। यह जंगल और इसका खजाना हमें समाप्त कर देगा, समर ने कहा। तुम सही कह रहे हो, समर। लेकिन अगर हम डर गए तो हम अपनी लड़ाई हार जाएंगे। हमें इसका मुकाबला करना होगा, चाहे जो भी हो, मैंने गंभीरता से कहा। अब हम दोनों एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने लगे। एक बार फिर हमें एहसास हुआ कि हम इस खौफनाक जंगल से बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम इस आत्मा को हराने में सफल होंगे। हमने जब जंगल में आगे कदम बढ़ाया तो हमें महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका था। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह अब किसी और दिशा में मुड़ चुका था। पहले हम जिस बिंदु पर खड़े थे वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह जंगल अब हमारे लिए एक अजीब जाल बन चुका था, जिसमें हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हमारी आंखों के सामने एक बुरे ख्वाब की तरह कुछ दिखाई दिया। वह खजाना था, लेकिन उसका रूप अब पहले जैसा नहीं था। वह एक खौफनाक और घातक आकार में बदल चुका था, जैसे वह अब हमारी जान लेने के लिए तैयार हो। यह क्या है? समर ने घबराते हुए पूछा। यह वही खजाना है, लेकिन अब यह हमारी मौत का कारण बन चुका है, मैंने कहा। अब हमें यह समझ में आ रहा था कि यह खजाना सिर्फ धन नहीं था, बल्कि यह एक शक्ति का प्रतीक था, एक खतरनाक शक्ति जिसे हमने बिना समझे ही चुनौती दी थी। सपनों और खौफ के बीच हमें अब यह महसूस होने लगा था कि हम एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जिसका खुलना या बंद होना हमारी पूरी किस्मत को बदल सकता है। हम दोनों धीरे धीरे उस खजाने की ओर बढ़े, जो अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय और डरावना लग रहा था। समर के चेहरे पर चिंता और भय की छाया थी, और मुझे भी यह समझ में आ रहा था कि अगर हम इस खजाने का सही तरीके से सामना नहीं करते तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वीर, यह खजाना कुछ और नहीं बल्कि बुराई का स्रोत लगता है। हम इसे लेकर क्या करेंगे? समर ने अपने डर को छिपाते हुए कहा। यह सही है, समर, मैंने कहा, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि यह खजाना हमें क्यों आकर्षित कर रहा है। हम जितना पीछे हटने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह हमें अपनी ओर खींचेगा। यह जंगल और खजाना सिर्फ एक भ्रम नहीं है, बल्कि एक साजिश है जिसे हमें सुलझाना होगा। हमारे पास समय बहुत कम था, और जो खजाना हमें पहले सोने या दौलत की तरह दिखाई दे रहा था, वह अब किसी भूतिया शक्ति की तरह अपनी पकड़ बना चुका था। हम दोनों के बीच एक घना सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ हमारी सांसें और जंगल की आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही हम खजाने के पास पहुंचे, एक अजीब सी हलचल हुई। जमीन हिली और सामने एक और छाया उभरी। यह जमीला बाई थी, लेकिन अब उसका रूप और भी विकृत और भयानक हो गया था। उसकी आंखों में एक कुटिल मुस्कान थी, और उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? उसने हमारी ओर देखा, और उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, जमीला, समर ने कहा। तुम समझते क्या हो, समर? जमीला की आवाज में अब क्रोध था। तुम लोग इस खजाने का राज नहीं जान सकते। यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि यह एक दरवाजा है, एक रास्ता है उस दुनिया तक जहां केवल बुराई और अंधेरा रहता है। जमीला के शब्दों ने हमें और भी उलझन में डाल दिया था। हम पहले ही समझ रहे थे कि इस खजाने के साथ कुछ गलत है, लेकिन अब यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक साधारण खजाना नहीं था, बल्कि यह एक महाक्रूर शक्ति का प्रतीक था। हमने जमीला से और सवाल पूछे, लेकिन उसने हमें कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में चमक और घमंड था, जैसे वह हमें अपने जाल में फंसाकर हमें खत्म करना चाहती हो। तुम दोनों ने यह क्यों समझा कि तुम इस जंगल और इसके रहस्यों से बाहर निकल सकते हो? जमीला ने कहा। तुम दोनों अब हमारे जाल में फंस चुके हो, और इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं, जमीला, मैंने कहा। तुम जितना चाहो हमें तंग कर सकती हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। यह जंगल और इसका खजाना तुम्हारे काबू में नहीं है। हम दोनों के दिलों में अब एक मजबूत संकल्प था।
हम समझ चुके थे कि अगर हमें इस खजाने और झमीला को हराना है तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई और हम दोनों ने देखा कि खजाने के पास एक और परछाई उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि जंगल की आत्मा थी। जंगल की आत्मा अब हमारे सामने थी और उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था और उसकी पूरी आकृति जैसे हवा में घुल रही थी। तुम दोनों अब क्या करोगे? जंगल की आत्मा ने कहा। तुमने मेरे खजाने को छेड़ा है, अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समर और मैंने एक दूसरे को देखा। अब यह साफ था कि हम सिर्फ झमीला से नहीं बल्कि जंगल की आत्मा से भी लड़ रहे थे। यह लड़ाई हमारी मौत या जीवन की लड़ाई थी और हम इसके लिए तैयार थे। हम डरते नहीं हैं, समर ने कहा। हमारे पास हिम्मत है और हम तुम दोनों को हराने में सफल होंगे। जंगल की आत्मा ने हंसी में कहा, तुम दोनों ने यह सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम मेरी शक्ति से कहीं ज्यादा छोटे हो। हमने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की। मैंने समर को इशारा किया और हम दोनों ने एक साथ हमला किया। लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, जंगल की आत्मा ने एक भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके चारों ओर का वातावरण और भी अधिक डरावना हो गया। हम दोनों की कोशिशें व्यर्थ हो रही थी। जंगल की आत्मा और झमीला की ताकतें हमारे सामने बढ़ती जा रही थी। हमने जितना संघर्ष किया उतना ही हमें यह महसूस हुआ कि हम एक गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम इसे हरा नहीं सकते, समर ने चिंतित होकर कहा। नहीं समर, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा। हम दोनों को एक और बड़ा झटका लगा जब खजाने से एक काले धुएं का गुबार निकला और चारों ओर फैलने लगा। यह धुआं हमें और अधिक खोखला और थका हुआ महसूस करवा रहा था। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। हमें विश्वास था कि इस जंगल में कुछ और था जो हमें इस घातक स्थिति से बाहर निकाल सकता था। अब हमें सिर्फ उस शक्ति को पहचानने की जरूरत थी जो इस खजाने और जंगल की आत्मा के खिलाफ हमारी मदद कर सकती थी। हमारे दिलों में भय था, लेकिन आत्मविश्वास भी था। हम यह जानते थे कि अगर हम इस जंगल और खजाने के रहस्यों को हल नहीं कर पाए तो हमारी मौत निश्चित थी। समर और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम इस साया से बच पाएंगे? क्या हमें सच में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? वीर, अगर हम अब भी पीछे हटे तो यह जंगल हमें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगा, समर ने कहा। तुम सही कह रहे हो, समर। हम चाहे जितना भी डरें, इस खजाने के रहस्य को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है, मैंने कहा। इस जंगल में सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि बहुत सी आत्माएं फंसी हुई हैं। हमें इनका पीछा करने से पहले उनका दुख और दर्द समझना होगा। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सारी दुनिया हमारी सांसों की आवाज सुन रही हो। तभी हमें सामने एक गहरी गुफा दिखी, जिसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या यह वही जगह है? समर ने पूछा। शायद, मैंने कहा। यह वह जगह हो सकती है जहां हमें खजाने का असली रहस्य मिलेगा। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गुफा सिर्फ हमें नहीं, बल्कि उस बुराई को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है जो हमसे जंग लड़ रही है। हमने गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही हम भीतर गए, एक ठंडी हवा का झोंका हमें चौंका गया। अंदर का वातावरण एकदम अजीब था। दीवारों पर पुरानी उकेरी गई चित्रों की कतारें थीं, जिनमें अजीब अलग आकार के मानव और जानवर दिखाए गए थे। उनके चेहरों पर शांति नहीं, बल्कि घृणा और भय के निशान थे। क्या ये सभी चित्र यहाँ के निवासियों के हैं? समर ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा। शायद, मैंने कहा। यह गुफा कभी किसी रहस्यमय समुदाय का स्थान रही होगी जो इस खजाने की खोज में अपने जीवन को गंवा बैठे थे। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक हमें एक और चित्र दिखा, जिसमें एक बड़ी सी आकृति खजाने के पास खड़ी थी। वह आकृति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह वही साया था जिसे हम जंगल में महसूस कर रहे थे। यह क्या है? समर ने चौंकते हुए कहा। यह वही साया लगता है जिसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं।
यह सही है, मैंने कहा। इस चित्र में कोई शांति नहीं है। इसका चेहरा खौफ और क्रोध से भरा हुआ है। हमें इसे और समझने की जरूरत है। जैसे ही हम चित्र के पास गए, अचानक एक बड़ी सी दीवार हिली और एक गहरे अंधेरे में समा गई। समर और मैं एक दूसरे की ओर देखते हुए समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। दीवार के पीछे एक पुरानी पथरीली सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। यह रास्ता और भी गहरी अंधेरे में खो जाता था। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? समर ने पूछा। हाँ, हमें यह रास्ता जरूर देखना होगा, मैंने जवाब दिया। यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है और हमें खजाने के रहस्यों का सामना करना ही होगा। हम दोनों ने डर को पीछे छोड़ते हुए सीढ़ी पर कदम रखा। हर कदम के साथ हमें यह महसूस हो रहा था कि हम किसी बड़ी शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। नीचे जाने के साथ साथ हवा की गर्मी और गहरी होती जा रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बहुत पुराने और खोए हुए समय में पहुंच रहे थे। नीचे पहुंचते ही एक अजीब सा दृश्य सामने आया। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जो किसी दैवीय शक्ति की प्रतीक थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा मंदिर था जहां एक पुरानी यंत्र रखा हुआ था। यह यंत्र दिखने में काफी भयंकर था, जैसे इसे चलाने से कोई भूत या शक्ति जाग जाए। यह क्या है? समर ने डरते हुए पूछा। यह वही यंत्र हो सकता है जो इस खजाने के साथ जुड़ा है। शायद इसी से वह बुरी शक्ति आ रही है, मैंने कहा। हम दोनों ने यंत्र के चारों ओर नजर डाली। मूर्ति के नीचे कुछ अनकहे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ने में हमें कठिनाई हो रही थी। जैसे ही हमने उसे समझने की कोशिश की, अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। यंत्र से एक तेज ध्वनि निकली और वातावरण में एक गहरी घनघनाहट सी गूंजने लगी। क्या हो रहा है? समर ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हमें इसे बंद करना होगा, मैंने कहा। अगर यह यंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हम दोनों ने यंत्र को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। इसी दौरान हमें एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी। समर और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन यंत्र की शक्ति हमें रोकने में सफल रही। उसी वक्त वह छाया हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। यह वही साया था जो हमसे कई बार सामना कर चुका था, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और भयावह लग रहा था। तुम दोनों को रोकने के लिए मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, साया ने गुस्से में कहा। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और अब तुम मुझसे बचने की उम्मीद मत रखो। हम डरने वाले नहीं हैं, मैंने कहा। हम यहाँ से निकल कर दिखाएंगे, तुम जैसे साए को हराकर। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। यह आवाज खजाने के रहस्य से जुड़ी हुई थी। हमें समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, बल्कि उन सभी आत्माओं की थी जो इस खजाने में फंसी हुई थी। गुफा में हमारी सांसें थम सी गई थी। साया अब हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खौफनाक क्रोध था। वह जितना डरावना दिख रहा था, उतना ही ताकतवर भी था। जैसे ही उसने अपनी आवाज में उफान भरी, गुफा का वातावरण और भी भयावह हो गया। उसके शब्द गूंजने लगे जैसे गुफा में हर दीवार उसे साकार कर रही हो। तुम दोनों अब मेरी पकड़ से नहीं बच सकोगे, साया बोला, और उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी मानो वह सदियों से इस जगह पर रह रहा हो। तुमने इस खजाने के रहस्य को छेड़ा और अब तुम इसका परिणाम भुगतो। समर और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका हो, लेकिन हमने हार मानने का नाम नहीं लिया था। हम दोनों जानते थे कि अगर हम यहाँ से बचना चाहते हैं तो हमें इस साया से लड़ना ही होगा, चाहे जो हो। तुम क्या समझते हो कि हम डर कर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे? मैंने उसे चुनौती दी। हमने जंगलों में और भी भयानक चीजों का सामना किया है और हम तुम्हारी तरह किसी अंधेरे से डरने वाले नहीं हैं। समर भी मेरे साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। वह जानता था कि इस साया से सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी शक्ति को समझकर उसे हराना होगा। साया ने एक खौफनाक हंसी हंसी और फिर अचानक उसकी छाया और भी बढ़ने लगी।
उसके शरीर से निकलते हुए साए ने गुफा के चारों ओर फैलते हुए हमें घेर लिया। उसकी आकृति अब और भी भयानक हो चुकी थी। यह साया अब किसी साधारण प्रेतात्मा का रूप नहीं था। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा का रूप धारण कर चुका था। उसकी आंखें जैसे आग की लपटों में जल रही थीं और उसका शरीर सर्दी की तरह ठंडा और कठोर हो गया था। तुम दोनों यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, साया गुस्से में बोला। तुमने इस खजाने को छेड़ा और इसके साथ जुड़ी हुई शक्ति को अपनी तरफ खींच लिया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से बच नहीं सकते। साया के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह हमारे अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी और उसका रूप और भी भयावह हो रहा था। लेकिन हमें अपनी हिम्मत को बनाए रखना था। हमें पता था कि अगर हम डर गए तो हम कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम जो कर रहे हैं वह हमसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, समर ने कहा। उसकी आवाज में अब भी उतनी ही शक्ति थी। यह केवल हमारा संघर्ष नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का संघर्ष है जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। हम उन्हें आजादी दिलाकर रहेंगे। समर की बातें हमें और भी प्रेरित करने लगीं। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो हो, हम इस साया से लड़ेंगे। हमने ध्यान से साया की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। वह जिस तरह से गुफा में इधर उधर घूम रहा था, उसका मतलब साफ था कि वह हमसे खेल रहा था। वह हमारी ताकत को आंकने की कोशिश कर रहा था ताकि सही वक्त पर हमें अपनी पकड़ में ले सके। तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम मुझे हराकर निकल सकते हो, साया एक बार फिर बोला। उसकी आवाज में अब मजाक का एक छिपा हुआ स्वर था। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी शक्ति हूँ। यह खजाना केवल धन का नहीं बल्कि आत्माओं की शक्ति का है। और तुम दोनों जैसे इंसान जो किसी अन्य दुनिया में विश्वास नहीं करते, तुम मेरी शक्ति को कैसे समझ सकते हो? हम जो कर रहे हैं वह किसी दुनिया से बाहर नहीं है, मैंने कहा, और अब मेरी आवाज में भी डर की कोई जगह नहीं थी। हम जो खोज रहे हैं वह इस दुनिया में है और हम इसे तुम्हारी मदद के बिना प्राप्त करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ साया से नहीं थी बल्कि उसके उस शक्ति स्रोत से थी जो उसने खजाने से प्राप्त किया था। अगर हम उसे नष्ट कर सकते थे तो उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती। लेकिन यह बहुत आसान नहीं था। साया की आंखों में एक चिंगारी सी जल रही थी। उसकी शक्ति अब हमारे लिए और भी खतरनाक हो गई थी। वह अब हमारे आसपास तेजी से घूम रहा था, जैसे कोई जाल में फंसी हुई शेरनी। हम जितना उसे घेरने की कोशिश करते, वह उतना और ताकतवर होता जाता। तुम दोनों ने जो किया वह बहुत बड़ी गलती थी, साया बोला। तुमने खजाने के उस यंत्र को छेड़ा जिसे सिर्फ मैं ही चला सकता था। अब तुम इस यंत्र को नष्ट नहीं कर पाओगे। समर और मैंने देखा कि साया अब उस यंत्र की ओर बढ़ रहा था जो हमने गुफा में देखा था। वह यंत्र बहुत शक्तिशाली था और अगर इसे ठीक से इस्तेमाल किया जाता तो यह पूरी दुनिया की सूरत बदल सकता था। यह यंत्र नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा है जो इसे चला रही है, मैंने कहा। अगर हम तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देते हैं तो यह यंत्र खुद ब खुद शांत हो जाएगा। साया ने घबराकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अनकहा डर था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन समर और मैं अब जान चुके थे कि हम सही रास्ते पर हैं। हमने यंत्र की दिशा बदल दी और उसे साया की पकड़ से बाहर निकाल लिया। जैसे ही हमने यंत्र को अपनी तरफ खींचा, साया का रूप और भी विकृत हो गया। उसकी शक्ति अचानक कम होती हुई दिखी। लेकिन हम यह जानते थे कि साया अभी खत्म नहीं हुआ था। यह लड़ाई अब और भी कठिन होने वाली थी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी जीत की कोई उम्मीद नहीं है, साया चिल्लाया और उसका शरीर अब चिंगारियों से घिरने लगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमने यंत्र को और भी मजबूती से पकड़ लिया। एक अंतहीन संघर्ष हमारे सामने था, लेकिन हम जानते थे कि हमारी हार का कोई सवाल नहीं था। हमने यंत्र को अपनी पकड़ में तो ले लिया था, लेकिन साया का रूप अब और भी विकृत हो गया था। वह गुफा के अंदर अंधेरे में जैसे विलीन हो चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और उसकी हंसी, जो पहले हमसे डराने वाली थी, अब एक दर्दनाक शोर में बदल चुकी थी। यह शोर हमें पागल करने के लिए काफी था,
लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अब इतनी मजबूत हो गई थी कि हम उस शोर को नजरअंदाज कर सकते थे। तुम दोनों ने मेरी शक्ति को छेड़ा है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, साया की आवाज गुफा की दीवारों में गूंजने लगी। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक चेतावनी थी जो हमें घेरने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और गुफा का वातावरण और भी घना और डरावना हो गया। अंधेरे की एक ऐसी लहर फैली जैसे वह खुद ही हम पर हमला करने के लिए तैयार हो। हमारे पास अब केवल एक रास्ता था, या तो हम इस अंधेरे से बाहर निकलने का तरीका खोजें या फिर साया के शिकंजे में फंसकर हमेशा के लिए उसके प्रभाव में आ जाएं। समर, हमें इस यंत्र को साया से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा, मैंने कहा, और मेरी आवाज में अब आत्मविश्वास था। यह यंत्र हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाए तो हम साया को नष्ट कर सकते हैं। समर ने सिर झुकाया और गहरी सोच में डूबा। उसकी आंखों में कुछ चमक थी, मानो वह कोई समाधान ढूंढ चुका हो। हम इस यंत्र को साया की पकड़ से छीनने के लिए उसके वजूद को कमजोर करेंगे, उसने कहा। यंत्र में जो शक्ति है वह हमें उसे ठीक से इस्तेमाल करना सिखाती है। हम दोनों ने एक साथ फैसला किया। यंत्र के भीतर छिपी हुई शक्ति को ठीक से समझने के लिए हमें साया की शक्ति को ध्यान से जानना होगा। हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी ताकि हम उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकें। अब हमें यह समझने की कोशिश करनी थी कि यह यंत्र आखिर था क्या। यह एक छोटे से गोलाकार यंत्र के रूप में था, जिसमें कुछ पुरानी लकीरें और कुछ अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। हमने इसे ध्यान से देखा और जैसे ही हमने उसे छुआ, अचानक यंत्र से एक हल्की सी रोशनी निकली जो गुफा के चारों ओर फैलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई, यंत्र की रोशनी ने साया के शरीर को कुछ सेकंड के लिए स्थिर कर दिया। वह बर्फ की तरह जमा हुआ सा दिखने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गवाए यंत्र को पूरी ताकत से पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? समर चौंका हुआ बोला। क्या यह यंत्र सच में साया की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? हमें इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है, मैंने कहा। अगर हम इसे सही तरीके से चलाते हैं तो हम साया को हराकर इस खजाने का रहस्य भी सुलझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यंत्र को और मजबूत किया, साया की आंखों में गुस्सा और दर्द का एक और रूप दिखाई दिया। उसने एक चीख मारी और गुफा की दीवारों से एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। यह सिर्फ गुफा का हलचल नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की प्रतिक्रिया थी जो हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। साया अब हमारे सामने था, लेकिन उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। उसका शरीर अब एक धुंधला साया बन गया था जो चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज में गहरी घृणा और जलन थी। तुम लोग मुझे हराकर खुश हो? तुम समझते हो कि तुम मुझे नष्ट कर पाओगे? उसकी छाया अब गुफा के चारों ओर फैलने लगी। हम दोनों घबराए नहीं थे, क्योंकि हमने पहले ही महसूस कर लिया था कि अब सिर्फ साया की ताकत से निपटने का वक्त आ गया था। हमें यंत्र की शक्ति से उसे नष्ट करना था। लेकिन यह सिर्फ हमारी कोशिशों पर निर्भर था कि हम साया को अपने जाल में फंसा पाएंगे या नहीं। समर ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमने अभी तक केवल इसके बाहरी रूप को देखा है। हमें साया के अंधेरे स्रोत को खोजना होगा जो इसके अंदर छिपा हुआ है। यही इसका असली रहस्य है। मैंने सिर हिलाया और फिर यंत्र को अपनी हथेली में रखा। अब हमें समझना था कि यह यंत्र सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि यह साया के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करने की कुंजी था। इसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमें साया की असली पहचान और उसकी शक्तियों को खत्म करने में मदद कर सकता था। हम दोनों ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा, जो अब साया की शक्ति से कांप रही थी। हर दीवार पर उकेरे गए चिन्ह कुछ अजीब से प्रतीत हो रहे थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़ी गई कोई चेतावनी। लेकिन यह चेतावनी क्या थी? और क्या ये दीवारें साया के रहस्य से जुड़ी थीं? समर, क्या तुम देख रहे हो? मैंने कहा, और मैं दीवार की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ कुछ और है। शायद यही वह कुंजी हो जो हमें साया के अस्तित्व को खत्म करने में मदद कर सकती है। समर ने गहरी नजर से दीवारों को देखा और कुछ पल बाद बोला, यह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे साया को हराने के लिए यह सब एक बड़ा ट्रैप हो।
हम शायद इसके भीतर छिपे हुए रहस्यों को पूरी तरह से समझने में असफल हो गए हैं। लेकिन अगर हमें इस ट्रैप को तोड़ना है तो हमें इन दीवारों के रहस्यों को सुलझाना होगा। हमने दीवारों के बीच उकेरे गए संकेतों को ठीक से पढ़ने की कोशिश की और हमें समझ में आने लगा कि साया का असली रूप यहाँ गुफा के भीतर कहीं गहरे में छिपा था। हम दोनों को अब इस गुफा की हर एक दीवार को खंगालने की जरूरत थी ताकि हम साया के अस्तित्व को समाप्त कर सकें। समर और मैंने गुफा की दीवारों के बीच छिपे संकेतों को पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास किया। वे संकेत जितने जटिल थे उतने ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी थे। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक अब हमें संकेत दे रहे थे कि साया का असली रूप कहीं गहरे में था और उसे नष्ट करने के लिए हमें उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां से उसकी शक्ति का स्रोत निकलता है। लेकिन वह स्थान इतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हम दोनों की आंखों में अब एक गहरी समझ और इच्छा शक्ति थी। हमें महसूस हो रहा था कि हम सिर्फ एक मिशन पर नहीं थे, बल्कि हम साया की आत्मा को हराने के लिए खुद को एक अंतिम जंग में झोंक रहे थे। समर, ये संकेत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, मैंने कहा और दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ लिखा है कि साया को उसकी शक्ति से अलग करने का एकमात्र तरीका है, हमें उसकी आत्मा को अंधेरे के जाल से बाहर निकालना होगा। समर ने गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर उसने दीवार पर उकेरे गए अंतिम प्रतीक को देखा। तुम सही कह रहे हो, वीर, उसने कहा, यहाँ लिखा है कि हमें उसे केवल उसकी शक्ति से दूर करके उसके भीतर से अंधेरे की आत्मा को खत्म करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें खुद को पूरी तरह से उसकी गिरफ्त से बाहर निकालना होगा। हम दोनों ने गहरी सांस ली क्योंकि अब हमें महसूस हो रहा था कि हमें अपने डर और शंका को पीछे छोड़ते हुए इस आखिरी चुनौती को स्वीकार करना होगा। हमने यंत्र को अपने पास रखा और धीरे धीरे गुफा की गहरी और संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था, जैसे हम सचमुच मौत के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अब अडिग थी। यह केवल हम पर निर्भर था कि हम साया को हराने में सफल हों या फिर उसके साथ हम भी इस गुफा में हमेशा के लिए खो जाएं। साया की हंसी अब हर कदम पर हमारे साथ थी, एक खौफनाक ध्वनि जो हमारे भीतर डर का बीज बोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम डरे नहीं। हमने उस हंसी को अपनी ताकत में बदल लिया और आगे बढ़ते गए। साया अब हमारे सामने था, लेकिन वह एक रूप में नहीं, बल्कि एक साया की तरह फैल चुका था जो चारों ओर हमें घेरने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हराकर बच सकते हो, साया की आवाज ने हमारे कानों में गूंजते हुए कहा। तुम अपनी मौत के करीब हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए यंत्र को अपनी पूरी ताकत से सक्रिय किया। अब यंत्र की चमक और भी तेज हो गई थी और साया की शक्ति से जूझते हुए गुफा के अंदर एक हलचल मच गई। यह शक्ति इतनी मजबूत है, समर ने कहा, हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मैंने सिर हिलाया। समर, अगर हम इसे ठीक से सक्रिय करते हैं तो हम साया को नष्ट कर सकते हैं। हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे और उसके अंधेरे को खत्म करेंगे। हमने यंत्र को पूरी शक्ति से सक्रिय किया। उसके बाद एक असाधारण रोशनी गुफा में फैलने लगी। यह रोशनी साया के अंधेरे के खिलाफ थी, जो उसके शरीर को और अधिक पतला और कमजोर बना रही थी। उसकी हंसी अब खत्म हो गई थी और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब साया पूरी तरह से हमारी पकड़ में था। वह पहले जितना ताकतवर और भयानक नहीं था। उसकी शक्ति की जड़ कमजोर हो गई थी और हमें महसूस हो रहा था कि वह हारने के कगार पर है। साया ने आखिरी बार हमें घृणा की नजर से देखा और फिर अचानक गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमें अब यह समझ में आ चुका था कि यह केवल उसकी बुरी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका अस्तित्व ही उसकी शक्ति का कारण था। हमें उसे उसकी आत्मा से दूर करना था और यही वह वक्त था जब हमने यंत्र को पूरी तरह से सक्रिय किया। अब वह साया के शरीर में कैद एक भयानक आत्मा थी जिसे हमें निकालकर नष्ट करना था। जैसे ही हमने यंत्र को पूरी शक्ति से सक्रिय किया, साया की आत्मा गुफा के अंदर के अंधेरे में विलीन होने लगी। उसका शरीर अब धुंधला हो चुका था और वह धीरे धीरे विलीन हो गया। वह आत्मा जो गुफा में हमेशा से बसी थी, अब हमारे सामने नहीं थी।
साया का अस्तित्व अब खत्म हो चुका था और गुफा की दीवारें शांत हो गईं। एक गहरी शांति छा गई थी, जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। साया की मौत ने हमारे सामने एक नया रास्ता खोल दिया था। गुफा की दीवारें अब अपने रहस्यों से मुक्त हो चुकी थीं और उसकी भयावहता का अंत हो चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले गुफा से बाहर निकलने का रास्ता तय किया। हम जानते थे कि इस यात्रा ने हमें केवल एक नई शुरुआत दी थी, बल्कि यह अनुभव हमारे लिए एक ऐसी सीख थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। समर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह किया वीर। साया को हराया और उस अंधेरे से बाहर निकले। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी समर। हम आगे और भी चुनौतियों का सामना करेंगे, क्योंकि हर जीत के बाद एक नई जंग शुरू होती है। हम दोनों ने गुफा से बाहर निकलते हुए उस जंगल की ओर कदम बढ़ाए जहां से हमारा सफर शुरू हुआ था। साया अब एक इतिहास बन चुका था, लेकिन हमारे सामने और भी रहस्यमय और खतरनाक घटनाएं थी जो हमें कभी न कभी सामना करना होगा। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।